हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको जो है बीटेक एग्जामिनेशन 2023-24 आर्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पेपर हुआ था अभी जो है लास्ट दिसंबर में हुआ है, दिसंबर या जनवरी में जो भी है, आर्ट सेमेस्टर का पेपर। इसका कोड क्या है? NME 4101। तो इसमें जो है, इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि पेपर में आ सकता है और वही सारे क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन जो है पेपर की जो है स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जो है हम आपको ये बताएंगे कि जो है आपके जो है कितने नंबर्स या कितने मार्क्स आ सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर में। ठीक है, तो कितने मार्क्स के आ सकते हैं अगर आपने जो है मेरा कहा मान लिया हो, जिन बच्चों ने मेरी जो है बताए हुए क्वेश्चंस पढ़ लिए थे वो जो है बहुत अच्छे नंबर जो है ले आएंगे। तो एक बार पेपर को देख लेते हैं। पेपर जो है में पहला जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स करने हैं। सभी पार्ट्स में जो है फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट है? 8 पार्ट है, तो सारे पार्ट करने हैं 8 नंबर के। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? दूसरे के क्वेश्चन में 4 पार्ट है, एक ABCD। 4 में से कितने करने हैं? 2 पार्ट्स करने हैं। तो दोनों पार्ट्स जो है आप ध्यान से देखिए। तो मेरा जो गुप्ता क्लासेस 2238 का जो है प्ले लिस्ट है, उसमें से अगर आपने पढ़ा होगा तो लेक्चर नंबर 24 का जो है और ये लेक्चर नंबर 74 का जो है क्वेश्चन आसानी से फंस गया है। इसमें क्या है? रिलेशन निकालना है आपको, और इसमें क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए निकालना है। और माइल्ड स्टील क्या है? डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम आसानी से बना के और सारे पॉइंट्स लिख देंगे तो हमें जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है डेरिवेशन भी हमने कराया है लेक्चर नंबर 24 में, वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने जो है अच्छे से किया होगा तो आपको जो है ये जो है कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ माइन्यूट गड़बड़ किया होगा तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने जो है फिगर सही से नहीं बनाया तो 3 नंबर मिलेंगे। इस टाइप से जो है ये नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन A और C जो आया था, ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन की बात, जो कि सेक्शन C है, इसमें तीसरे में जो है कितने पार्ट्स आए थे? तीसरे में 3 पार्ट आए थे, ABC, ये 3 पार्ट थे। और जो है 3 पार्ट्स में कितने पार्ट करने थे? 2 पार्ट करने थे। तो 2 पार्ट्स में ये पहला, थर्ड का A और थर्ड का B बहुत ही जो है सिंपल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। मुश्किल से जो है 5-6 लाइन में दोनों का आंसर जो है एक एक का आंसर आ जाएगा और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, C पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वेगनेस थ्योरम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, तो ये सब जो है मेरे लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी पढ़ाया गया है उसको आप देख लेंगे तो आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने देखा होगा और कर लिया होगा उनको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो फोर्थ में भी जो है 3 पार्ट है, ABC, राइट। इसमें जो है हमारा पढ़ाया हुआ तीनों क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है, लेक्चर नंबर 21, 32 और 28। 21 में जो है क्या है? ये थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से कॉपियों में लिखा होगा उन्होंने, है ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उनको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस क्या है? 5-5 नंबर के हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, रिएक्शन निकालना है और यहाँ पे रिएक्शन इन दोनों का जो है रिएक्शन निकालना है। जिन बच्चों ने पूरा किया है उनको 5 नंबर मिलेगा, जिन बच्चों ने केवल इतना पार्ट कर दिया है उसको 4 नंबर मिलेगा, और जिन बच्चों ने केवल एक पार्ट जो है किया है, एक ही वैल्यू निकाली है, बाकी दोनों गलत निकाली है, उसको 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, C पार्ट जो है क्या है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी जो है हमने 28 में जो है इन दोनों को पढ़ाया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन है, उसमें भी 3 पार्ट हैं, A, B और C पार्ट। ध्यान से देखेंगे तो C पार्ट न्यूमेरिकल है जो कि सेंट्रॉइड निकालने का है। C पार्ट क्या है? न्यूमेरिकल है, सेंट्रॉइड निकालने का है, कंपोजिट फिगर का। अब इसमें क्या है, विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे कुछ जो है क्या है, स्प्रिंट है, यहाँ पे क्या है, सैडेड पोर्शन ये पूरा होगा, इस पूरे का जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 फिगर होंगे, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, इन दोनों को जोड़ेंगे और इस जो है आर्क जो है इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये जो है हम देख सकते हैं इसमें दोनों क्वेश्चन जो है, 2 जो क्वेश्चन है वो हमारे ही प्लेलिस्ट से फंसे हुए हैं। प्लेलिस्ट से ही आपको जो है आसानी से मिल गया होगा। और जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी बात करें तो उसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, दूसरा भी न्यूमेरिकल है और तीसरा क्या है? थ्योरेटिकल है। तो हमारा जो है इन तीनों क्वेश्चंस में आपको 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट में अगर आपने मेरे जो है प्लेलिस्ट से पढ़ा होगा अच्छे से तो A और C आसानी से कर दिया होगा। B भी जो है हमने करवाया है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जो है इस टाइप इसमें क्या है, ये चीज चेंज है, जो ये एक्सप्रेशन है ये चेंज है, उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराया है लेक्चर नंबर 80 में। लेक्चर नंबर 80 में करवाया है, लेकिन क्या है, न्यूमेरिकल जो है ये चेंज है थोड़ा। ठीक है, तो अगर आपने जो है उसको समझा होगा तो आसानी से भी कर लिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप देखें तो इसमें 5, 5, 10, 10, 10, 5, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 5, 30, 30 और ये 30 और 30, 5, 35,
35 5 35 और 6 6 6 12, 35 और 12 कितना हो गए, 35 और 12 47, 47 47 और ये 8 55। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ से और हमने जो है ये दोनों में टिक नहीं है, मैंने करवाया नहीं था, लेकिन क्लासेस में मैंने करवाया इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो मेरे जो है प्लेलिस्ट से आपको 54 53 नंबर का लगभग 52 मार्क्स का जो है चीजें आया है। अगर आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपने कितना किया है ना। अगर अच्छे से किया है तभी पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आधा अधूरा किया है तो उसी हिसाब से मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। तो बच्चों आपने अगर ये पेपर अच्छे से किया होगा तो आप अपना मार्क्स खुद ही बता सकते हैं कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जो है ये जो है सोल्यूशन पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। वन बाय वन सारे स्टूडेंट्स जो है अपना कमेंट करेंगे कि सर मेरा मार्क्स इतना आ रहा है मेरे जो है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितने मार्क्स आएंगे और फिर आप रिजल्ट में आप देख लीजिएगा उतने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो सेक्शन नंबर ए में जो है जो पहला पार्ट है फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें सारे पार्ट करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट क्या है, एक्सप्लेन लामीज थ्योरम। क्या पार्ट है, पहला पार्ट है ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट क्या है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन आपको लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम को एक्सप्लेन करना है। ये कितने मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो है लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट आपको या तो लिखना है या आप फिगर बना के उसको लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सही मान लिया जाएगा, ठीक है, आपका सोल्यूशन सही मान। तो एक्सप्लेन अगर करना है तो क्या लिखेंगे कि लामीज थ्योरम लामीज थ्योरम लामीज थ्योरम लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट इसको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग, व्हेन थ्री फोर्सेस acting when three forces acting at a point are in equilibrium then each force is proportional to the is proportional to the each force is proportional to the sine of the angle between sine of the angle between the other two forces आपने अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, एक पॉइंट पे 3 फोर्स ऐसे दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो है ये क्या है F1, ये मान लीजिए F2 है और ये क्या है F3 है, और ये पॉइंट क्या है, ये मान लीजिए पॉइंट O है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 3 फोर्स F1 F2 और F3 एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। F1 F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है। F2 और F3 के बीच में अगर एंगल जो है क्या है बीटा है, और F1 और F2 के एंगल के बीच फोर्स के बीच में जो एंगल लग रहा है एंगल है वो कितना है, गामा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, F1 प्रोपोर्शनल टू साइन, अब बाकी दो के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, साइन अल्फा। F2 प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, F3 प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। या तो आपको ये लिखना है या आपको फिगर बना के ये लिखना है, और इसके लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये अगर आपने लिखा है, ये फिगर बना के केवल ये लिखे हो या ये फिगर बना के इसको लिखने के बाद ये लिखे हो, तो आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पूरे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ये पूरा आपने लिखा हो या ये पूरा आपने लिखा हो, दोनों नहीं लिखना है, दोनों की जरूरत नहीं। किसी ने दोनों लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किसी ने अगर दोनों लिख दिया है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों नहीं लिखा है, केवल एक लिखा है, केवल ये सेंटेंस आपने लिखा है, सेंटेंस लिखने के बाद ये लिख दिया है तो भी अच्छी बात है। ये सेंटेंस लिखने के बाद ये फिगर बना के ये लिख दिया तो भी अच्छी बात है। अगर ये सेंटेंस भूल गए हैं लिखना, नहीं है आ रहा है लिखना, तो आपने ये फिगर बना के ये लिखने के बाद ये लिख दिया है तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब आइए जो है क्वेश्चन नंबर जो है बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, तो बी पार्ट बच्चों क्या है, राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ, क्या दिया हुआ है, राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। तो अब कंकरेंट और नॉन कंकरेंट तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कंकरेंट
कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये क्या लिखेंगे, इसको हेडिंग डाल देंगे, डैश कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कामा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लिख देंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बैलेंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड ये अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस माइनस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये पहला जो है पार्ट हुआ कंकरेंट फोर्स के जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन की। अब यहाँ पे कंकरेंट फोर्स के इक्विलिब्रियम कंडीशन को पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि कंकरेंट फोर्स होता क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्स होता क्या है, उसके बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे कि उसको हम एक्सप्लेन करते फिरें आधे पेज में, ठीक है। हमें केवल कंडीशन लिखना है, जो पूछा जाए वही आपको बताना है। फिर लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम आर, ये क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, कामा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, और क्या लिखेंगे, एंड सिग्मा एम मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ये आपको केवल लिखना था, तो केवल ये लिखना था और एक ये लिखना था, एक नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। अगर आपने केवल ये लिखा है, ये नहीं लिखा है तो 0 नंबर मिलेंगे, ये लिखा है ये नहीं लिखा है तो भी 0 नंबर मिल सकते हैं। दोनों आपको लिखना है कि कंकरेंट के लिए क्या है, कंकरेंट के लिए ये लिखना है आपको, और नॉन कंकरेंट के लिए जो है ये लिखना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, और इलाबोरेट आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होगा अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। इसको और आगे लिख सकते हैं कैसे, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ये इधर ले जाएंगे तो डाउनवर्ड प्लस में आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन, आपको ये दोनों चीजें आपको लिखनी थी और आपको 1 नंबर मिल जाने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन यूवीएल, आपको जो है यूवीएल डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट बच्चों जो है पार्ट क्या है, डिफाइन यूवीएल, 1 नंबर का है, हमें यूवीएल को डिफाइन करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यूवीएल का फुल फॉर्म लिखेंगे। तो यूवीएल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड, ये होता है यूनिफॉर्म वायरिंग लोड। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि केवल इतना लिख के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस मीन्स लोड, दिस मीन्स दैट द लोड, दिस मीन्स द लोड varies across the length, varies across the length, varies across the length ऑफ द लेंथ ऑफ द बीम। कहां पे लगता है, बीम पे लगता है ना, बीम के ऊपर लगता है। इसमें आगे लिखेंगे, लोड इज जीरो एट वन एंड एंड increases uniformly, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, increases uniformly to the other end, ये सब हमने आपको बताया है क्लासेस में, to the other end, ठीक है। और इसको हम ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, also named as ट्रायंगुलर लोड। इतना आपने लिख लिया तो 1 नंबर पूरे मिलेंगे। इतना आप नहीं लिखते हैं, केवल इतना लिख देते हैं तो भी अच्छी बात है। और आप एक फिगर केवल बना देते हैं, उसको दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फिगर बना देते हैं ऐसे। मान लीजिए ए बी क्या है, एक बीम है, इस टाइप से आपने लोड लगाया है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर लोड है, इसकी इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर मीटर रख दिया। इसका लेंथ क्या है, मान लीजिए जिस लेंथ पे लग रहा है 3 मीटर पे लग रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप का लोड दिखा दिया। ये क्या है, ये पी पॉइंट है, और ये क्या है, ये जो है क्यू पॉइंट है। तो एट पी लोड इक्वल टू 0, एट क्यू लोड इक्वल टू कितना दिया, 10 न्यूटन दिया है, 10 न्यूटन दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूवीएल, ठीक है। तो चाहे आप इतना लिखने के बाद इतना लिख दीजिए, या केवल इतना लिखने के बाद एक फिगर छोटा सा बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पहला पार्ट का, वो है क्वेश्चन नंबर डी है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर डी है। वो क्या है, एक्सप्लेन एंगल ऑफ रिपोज, एक्सप्लेन एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज होगा क्या,
इसके बारे में लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होता है, ये एक्चुअली इंक्लिनेशन में जब हम देखते हैं इंक्लाइन प्लेन के में जो है आता है कि एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है इसके बारे में हम देख सकते हैं कि जो है जब हम जो है मान लीजिए जो है क्या है, एक चीज हमने आप यहाँ पे रख दिया पेन को, ठीक है। अब हम इसको इंक्लाइन कर रहे हैं तो देखते हैं देखिए ये जो है क्या हुआ, स्लिप हो गया। तो जस्ट स्लिप अगर स्टार्ट हो रहा हो तो जो एंगल बनता है इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड, it is defined as the angle that an inclined plane makes with the horizontal, inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it, when a body placed on it just start sliding, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हो इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हो और उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से वो एंगल हो जिससे कि वो ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दे, तो उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। मान लीजिए जो है ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल जैसे हम उठा रहे हैं धीरे धीरे, क्या हमने थीटा एंगल कर दिया, और ये जस्ट क्या हो, ये ब्लॉक जो है स्लाइड करने की कंडीशन में हो, तो ये जो एंगल थीटा एंगल है, थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। और ये जो है आगे हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स म्यू, ठीक है। इसमें हमने लेक्चर में आपको बताया है। तो आप अगर इतना लिख देते हैं तो भी एक नंबर मिल जाएगा, अगर आपने ये पूरा लिख दिया तो भी एक नंबर मिल जाएगा, दोनों लिख दिया तो अच्छी बात है, एक नंबर तब भी आपको मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, फर्स्ट का ई पार्ट है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का जो है 2 एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम ट्रस्ट को डिफाइन करने लगे कि ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। बहुत बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, तो उनका जो है ये लिखना पूरा रॉन्ग है, 0 नंबर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ट्रस्ट कहाँ पे यूज किया जाता है ना, कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको आपको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए जो है आप क्या लिखेंगे, कहाँ पे यूज होता है, जैसे ब्रिज आप लिखेंगे, पहला एप्लीकेशन क्या लिखेंगे, ब्रिज। तो बच्चों इसमें क्या लिखना है हमें, एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे ट्रस्ट को हम यूज करते हैं, लगाते कहाँ पे हैं। तो लगाते हैं हम कई लिख सकते हैं, जैसे कि जो है हम ब्रिज लिख सकते हैं, ब्रिज में भी लगा सकते हैं, BRIDG, ब्रिजेस में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हम लिख सकते हैं टेलीकॉम टावर, टेलीकॉम जो टावर खड़े होते हैं ऊपर इस तरीके से और ये ऊपर ऐसे लगे होते हैं, उसको टेलीकॉम टावर, वहां पे भी यूज करते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल टावर, जो इलेक्ट्रिकल टावर होते हैं वहां पे भी हम यूज करते हैं जो है इसको, किसको, इलेक्ट्रिसिटी टावर या इलेक्ट्रिकल टावर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी टावर जो होता है जहाँ पे वायर जो है जाती हैं, बड़ी बड़ी जो है मोटी मोटी वायर, है ना। और भी हम लिख सकते हैं, और भी हम कहाँ पे लिख सकते हैं, रूफ ट्रस, है ना, रूफ ट्रस छतों पे भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे क्या है एप्लीकेशन। अब इसमें केवल 2 लिखना है तो कोई 2 लिख सकते थे, है ना। तो इसमें आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ट्रस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया होगा उनको 0 नंबर मिल जाएंगे, जिन बच्चों ने केवल इतना लिखा है, ठीक है, और कंटेंट लिखा है, जो पूछा गया वही लिखा है, उनको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं और कितने जो है नंबर आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर F1 का, F राइट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस 3 पाई mm फ्रॉम सेंटर। तो F का जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि आपको एक सेमी सर्कुलर क्या दिया है, डिस्क दिया है। अगर हम फिगर बनाए तो सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है सेमी सर्कुलर। इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है, राइट, ये सेंटर है, ठीक है। तो आपको सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना दिया है, ये कितना दिया है 3 पाई, ये कितना दिया है 3 पाई दिया है, रेडियस 3 पाई दिया है, ठीक है।
तो आपको सेंटर से इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है ये निकालना है। मतलब यहाँ ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से सेंट्रॉइड कहाँ पे है वो निकालना है। तो आपको ये पता है कि जो है जब कोई जो है सेमी सर्कल होता है उसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होता है। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 4r/3π, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ दी दिस सर्कल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस दिया है ना, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4r/3π, और r कितना दिया है, r दिया है 3π, तो 3π/3π ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 mm। तो फ्रॉम सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना होगा, 4 mm होगा आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनको पूरे नंबर मिलेंगे, जिन बच्चों ने एक्स वाई जो है दोनों जो है कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनको, और उन्होंने आंसर ये निकाल लिया है, वो भी उनको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है उनको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा, सबसे छोटा क्वेश्चन है इस पेपर का। ठीक है, और 1 नंबर का है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी पार्ट, जी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, वर्क एंड एनर्जी आपको डिफाइन करना है। तो वर्क क्या होता है इसको डिफाइन करना है, और एनर्जी क्या होता है वो डिफाइन करना है। ये आपको लिख देना है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो वर्क के बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज सेट टू बी डन, जो वर्क होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन, मतलब वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सेट टू बी डन। इसको और भी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, टू एन ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, cause a displacement, cause a displacement, मतलब फोर्स लगाने पे अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होती है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इस पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और डिस्टेंस कितना है d, इसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट, तो जो है वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट डी, मतलब एफ डी ये हो जाएगा, राइट। जबकि एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एनर्जी को यहाँ पे एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, it is defined as the capacity to do work, it is defined as the capacity to do work, मतलब किसी के अंदर कैपेसिटी है, वर्क करने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारे अंदर जो है लिखने की क्षमता है, तो हमारे अंदर एनर्जी है, और जो हम लिख रहे हैं या हम कोई चीज डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स लगा के, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, तो वर्क को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ऐसा पूरा लिखा है उसको 1 नंबर आसानी से जो है मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन हुक्स लॉ। क्या है, एक्सप्लेन हुक्स लॉ, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें हमने जो है लेक्चर्स में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हुक्स लॉ, इसके बारे में क्या लिखेंगे, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो है कहता है, हुक्स क्या है, एक जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो है रिलेशन दिखाया था कि किस तरह से रिलेशन है, हम जो है स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो किस तरह से डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, है ना, तो उसके बीच में रिलेशन बताया था। उन्होंने कहा था कि जो है अप टू इलास्टिक लिमिट, या विद इन दी इलास्टिक लिमिट, या अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस को हमने सिग्मा से लिखा है और स्ट्रेन को स्मॉल ई से लिखा है, तो हम इसके बीच में क्या लिखेंगे, ये फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई और ई। ठीक है, तो हम ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान ई, जहाँ ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ये क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हुक्स लॉ जो है आपको ये पूरा, जिसने लिखा है केवल ये लिखा है, ये लिख दिया है, उसको 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। जिसने नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, इधर उधर की बातें कर रहा है वो, तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, सेक्शन बी का जो है सेकंड जो क्वेश्चन है, उसमें 4 पार्ट हैं और 2 पार्ट करने हैं। 4 पार्ट कौन से हैं, ए बी सी
और डी पार्ट। इसमें से कितने अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स करने हैं, एक एक पार्ट 6 नंबर का है, तो दोनों पार्ट्स मिला के कितने नंबर के होंगे, हो जाएंगे 12 मार्क्स हो जाएंगे, 12 नंबर के हो जाएंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, सेकंड क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन है, और थर्ड क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, बी और डी पार्ट, इसको हमने लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 74 जो है गुप्ता क्लासेस 2238 में, आप जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुप्ता क्लासेस 2238, गुप्ता क्लासेस 2238 में सर्च करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट किस चीज़ का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट होगा। उसमें जो है लेक्चर नंबर कौन सा देखेंगे, लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर कौन सा, 74, ये देख लेंगे। ये दोनों जो है आपको वहाँ पे जो है कराए गए हैं। ठीक है, किस तरह से लिखना है ये भी आपको बताया गया है। अब हम यहाँ पे दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो इसके बचते हैं, ए और सी, ये भी हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आपको 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हमें तो जो है पूरा सोल्यूशन बनाना है, इसलिए हमें बाकी 2 पार्ट जो न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2A का देखिए ध्यान से। 2A का जो है क्वेश्चन क्या है, 2A का क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल रोलर्स ईच ऑफ वेट 100 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे 2 जो है क्या है, रोलर है, बराबर है रोलर, उनका वेट बराबर है कितना, 100 न्यूटन का, इसका भी 100 न्यूटन है, इसका भी 100 न्यूटन है। ठीक है, इस तरह से सपोर्ट किए गए हैं। एज्यूमिंग स्मूथ सरफेसेस, मतलब हर एक सरफेस क्या है, स्मूथ है, मतलब स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, मतलब फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमें नहीं लेना है, राइट। फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट सपोर्ट ए बी सी डी, मतलब ए बी सी और डी, इन जो सपोर्ट है आपस में, है ना, इसमें जो फोर्स आ रहा है सपोर्ट पे, रिएक्शन जो आ रहा है उसको आपको फाइंड करना है। तो ये बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, और ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, देखेंगे इसका फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाते हैं तो इस पे एक फोर्स आएगा, एक इस पे आएगा, इस पे आएगा, 3 फोर्स और एक फोर्स इसका अपना वेट होगा, 4 फोर्स लगेंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं तो एक फोर्स ये लगेगा, एक फोर्स इसका वेट, और एक फोर्स ये लगेगा। इसमें 3 ही फोर्स आएंगे। तो पहले हम O1 का बनाते हैं और फिर O2 का बनाते हैं। तो पहले हम O1 का बनाएंगे, तो O1 को जो है ये फिगर ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर जो है FBD ऑफ O1 ये लिखेंगे। तो O1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो ऐसे हम रोलर्स बनाएंगे, राइट। O1 का यहाँ पे O1 लिखेंगे, राइट। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हम दिखाएंगे, कौन कौन सा फोर्स लगा है। एक तो इसका वेट लगेगा, और वेट कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है, तो इसको 100 लिख देंगे, ठीक है। और एक जो है ए पर जो है एक रिएक्शन लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि जिस पे रखा होता है उसके नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल मतलब ऐसे लगेगा, तो ये क्या है, ऐसे जाएगा। तो ये फोर्स, इसको हमने मान लिया क्या, ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर ए या एन ए लिख सकते हैं, राइट। और तीसरा फोर्स कहाँ से आएगा, बी पॉइंट पे, क्योंकि ये जो है रोलर जो है इसको दबा रहा होगा, उतने ही फोर्स से ये भी इसको पुश कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर को फोर्स ऐसे लगेगा, तो हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया आर बी, क्या लिख दिया, आर बी। अब हम जो है हमें आर ए और आर बी निकालना है, तो इसके लिए हमें जो है जो एंगल है वो कैलकुलेट करना है। तो एंगल देखिए ध्यान से, आर बी ऐसे था तो इसके पैरेलल है, तो जो एंगल 30 डिग्री ये बना हुआ है, वही ये जो है ये भी एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब जो है ये वाला एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, तो आर ए देखिए ध्यान से, आर ए इस तरीके से है ना, आर ए क्या है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, मतलब ये 90 है, तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना होगा, ये अगर 90 है तो 30 ये है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 अगर है तो 90 + 30 120 होता है, और जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, उस केस में ये कितना बचेगा, 60 आएगा। तो हम इसको हम क्या लिख देंगे, ये हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो ये फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो जो है अप्लाइंग दी मतलब फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ O1 अप्लाई लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, या आप जो है जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे, दोनों में से कोई एक कर देंगे। लामीज थ्योरम क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई द लामीज थ्योरम, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ O1 अप्लाइंग द लामीज थ्योरम ऑन O1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, फोर्स कौन कौन से हैं, आर ए अपॉन आर बी अपॉन
और इज इक्वल टू तीसरा फोर्स क्या है 100। अब लामीज थ्योरम आप लोग को अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। तो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो है हमें आर ए आर बी कैसे मिलेगा, ये क्या होगा, आर ए अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ये कितना होगा 90 + 30 साइन 120। ये क्या होगा, आर बी अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल 90 + 60 साइन 150। ये क्या होगा 100 अपॉन दिस, ये कितना होगा, देखो 60 और ये 30 है, तो ये कितना होगा 90 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 है, तो कितना होगा साइन 90। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आर ए व्हेन आर ए अपॉन साइन 120 इक्वल टू 100 अपॉन साइन 90। तो यहाँ से हमें आर ए क्या मिल जाएगा, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर से क्या होगा, कैलकुलेटर यहाँ पे है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 100 ये 100 है अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 86.60 86.6। ये क्या है 100 क्या है, न्यूटन में था, 100 किस में दिया हुआ था, न्यूटन में है, तो आर ए की वैल्यू भी न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आर ए आ गया। नेक्स्ट जो है व्हेन लिखेंगे, व्हेन दूसरा पार्ट कौन सा, दिस इज इक्वल टू ये कर देंगे, मतलब आर बी अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 90। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू, तो आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, आर बी इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 90 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर लेंगे साइन 150 साइन, ये आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये कितना आ रहा है 50 न्यूटन। ये कितना आ रहा है, जिन बच्चों का आर ए आर बी इतना आ रहा है उनका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब ये दोनों ए और बी पॉइंट पे जो है रिएक्शन क्या है वो हमें मिल गया। अब हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी पे तो मिल गए हमें, ठीक है, अब हमें सी और डी पे भी पता करना है। तो अब हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दूसरे वाले रोलर्स का। तो दूसरे वालर्स का फ्री बॉडी क्या लिखेंगे, एफ बी डी ऑफ O2। तो O2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा गोल नहीं बन रहा है, ये क्या है O2। इसका वेट पहले दिखा देंगे कितना 100 न्यूटन। अब इस पे फोर्स देखेंगे, पहले तो आरबी देखेंगे, आरबी इस पे इधर लग रहा था, तो O2 पे कैसे लगेगा, सेम फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ऐसे। ये क्या है आरबी, और आरबी की वैल्यू हमें दी गई है, मिल गई है कितनी 50 न्यूटन, राइट। और कौन सा लगेगा, 2 फोर्स और लगेंगे, एक आरसी लगेगा इस तरफ, मतलब ऐसे, ये है आरसी, और डी आर डी लगेगा इस, ये दीवार इसकी इस जो है फोर्स लगाएगा किस पे, स्फीयर की तरफ, तो इधर लगेगा, ये क्या है आर डी। अब यहाँ पे देखिए 4 फोर्स एक्ट कर रहा है, 4 फोर्स कौन कौन से, आर डी, आर सी, आर बी की वैल्यू 50 और 100। अब यहाँ पे हम लामिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका 3 फोर्स जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, सॉरी एक पॉइंट पे, तब हम लामिस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। अब ये कैसा फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट है, क्योंकि O2 एक पॉइंट है जिसपे सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, इसलिए इसको हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आया हुआ था, राइट। इससे पहले हम एंगल्स देखेंगे क्या है, तो एंगल्स को ध्यान दे, तो ये आरसी जो है, आरसी कहाँ पे लग रहा है, आरसी की वैल्यू जैसे जो है यहाँ पे आर ए लग रहा था वैसे आरसी लग रहा है। तो आरसी का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है। जैसे देखो यहाँ पे आर ए लग रहा था वैसे आरसी लग रहा है, और दोनों का एंगल सिमिलर, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 60 हो गया। अब दूसरा फोर्स ये आरबी, आरबी देखिए ध्यान से, यहाँ पे था, ये कितना था 30 था, ये कितना था, ये 30 था, ये 30 था, तो ये भी 30 होगा, ये कितना होगा 30 होगा, राइट, ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम कंपोनेंट करेंगे फोर्सेस को, फोर्सेस का कंपोनेंट करेंगे कौन सा, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स 0, इसका मतलब होता है राइट हैंड फोर्सेस माइनस लेफ्ट हैंड फोर्सेस इक्वल टू 0, इसका मतलब, ठीक है। अब हमें पहले ये सारे फोर्सेस को जो है हम किस डायरेक्शन में, इधर इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे हम जो है रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक फोर्स तो ये है ही है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये और ये नहीं है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर सी कॉस 60, और एक अपवर्ड होगा क्या, आर सी साइन 60। ऐसे ही इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं एक और, क्या 50 कॉस 30, क्योंकि एंगल कितना है 30, और इधर क्या हो जाएगा 50 साइन 30। अब इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसका कंपोनेंट कर लिया है। तो अब देखेंगे एक पॉइंट पे राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला आर डी, तो लिखेंगे आर डी माइनस लेफ्ट डायरेक्शन में कौन कौन सा, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, आर सी कॉस
60 प्लस लेफ्ट डायरेक्शन में दो फोर साइड करना 50 cos 30 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो ये पहला एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। यहाँ से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ से हम करेंगे सिग्मा एफ वाई, जब 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल 0। तो यहाँ से अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, अपवर्ड फोर्सेस देखिए आर सी साइन 60, आर सी साइन 60, आर सी साइन 60 माइनस डाउनवर्ड क्या है 100 प्लस, क्योंकि ये दोनों एक साथ इसलिए माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 50 साइन 30, 50 साइन 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें तो आर सी साइन 60 इक्वल टू ये पूरा इधर आ जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा आंसर, इसको हम 100 प्लस 50 साइन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। मतलब इसको पूरे को इधर ले जाएंगे तो 125, और जब हम साइन 60 से डिवाइड कर देंगे आर सी इक्वल टू यहाँ से 125 अपॉन साइन 60, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60, तो 125 डिवाइडेड बाई साइन, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा 144.33 न्यूटन, ये आ गया। तो आरसी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आरडी हमें पता करना है तो सेकंड को फर्स्ट में रख देंगे, आरसी की जगह क्या रख देंगे हम 144.33 रख देंगे यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में। तो क्या मिल जाएगा हमें, आरडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आर डी इक्वल टू ये पूरा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर सी कॉस 60, और आर सी की जगह क्या लिखेंगे 144.33 कॉस 60 प्लस 50 कॉस 30, ये लिख देंगे। तो आर डी हमें कितना मिल जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे इंटू आर डी इंटू कॉस 60 प्लस 50 कॉस 30, ये कितना हो जाएगा 115.47 न्यूटन, ये मिल गया। तो हमें चारों जो रिएक्शन फोर्स है वो हमें मिल गए, क्या क्या मिल गए उसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो आर ए इक्वल टू कितना है, रिएक्शन एट ए कितना आया है 86.6 न्यूटन, आर बी कितना आया है 50 न्यूटन, आर सी कितना आया है 144.33 न्यूटन, और आर डी कितना आया है 115.47 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया चारों पॉइंट पे रिएक्शन। और यही पूछा जा रहा था कि जो है चारों पॉइंट पे जो ए बी सी डी पॉइंट है इस पे रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ये आ गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग स्मूथ सरफेस फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट सपोर्ट ए बी सी डी। तो सपोर्ट हमें रिएक्शन सपोर्ट निकालना है, सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहा है वो हमें निकालना है, कितना आ रहा है, हमने रिएक्शन ए बी सी डी माना था, उस पर आर ए आर बी आर सी आर डी, तो आर बी आर ए आर बी आर सी और आर डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो जिन बच्चों का ऐसा इन्होंने सॉल्व किया है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आंसर उनका आ गया है, उनको जो है 6 आउट ऑफ 6 में मिल जाएंगे, सीधे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है फिगर बनाने में और सॉल्व करने में, उनको उसी हिसाब से नंबर रिड्यूस होते हुए मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा मास्टर आपका वो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप लिखना भी चाहें तो लेट एट ए बी सी डी द रिएक्शन विल बी आर ए आर बी आर सी आर डी, ये भी आप लिख सकते हैं। लेट reactions at A, B, C and D are RA, RB, RC and RD, इतना लिख देंगे तो सोल्यूशन परफेक्ट है। ठीक है, तो इतना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, एक बार सोल्यूशन आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा, जो बी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने आपको जो है T2 अपॉन T1 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, इसका डेरिवेशन हमने लेक्चर नंबर 24 गुप्ता क्लासेस में कर रखा है। लेक्चर नंबर 24 गुप्ता क्लासेस, ये आप जो है नोट कर लीजिए और आप इसको सर्च करके गुप्ता क्लासेस 2238 ठीक है भाई प्रदीप गुप्ता सर, और इसमें जो है आपको T2 अपॉन T1 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा ये डेरिवेशन किया गया है, जहाँ T2 क्या है टेंशन एट टाइट साइड, T1 क्या है टेंशन एट स्लैक साइड, ढीली साइड पे, राइट। अगर हमने कुछ चेंज किया होगा तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, उसी हिसाब से उनका जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इधर ऊपर वाला जो है उसको हमने टाइट साइड लिया है और इसमें स्लैक साइड, तो टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड पे टेंशन वो कितना होगा e टू द पावर म्यू थीटा, लेक्चर नंबर 24, ये आप लोग देख लेंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो इसमें भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, इसको हम लोग देखते हैं सेकंड का सी पार्ट। तो सेकंड के सी पार्ट में क्या कहा गया है, ये ट्रस का जो है क्वेश्चन है। ट्रस का आपने अगर देखा होगा तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस एज शोन इन फिगर दिस। तो ये जो है क्या है ट्रस है। अब ये जो दिया गया है ये थोड़ा सा चेंज है, ये क्या है, ये एक्चुअली ये
ये क्या दिया है, कैंटिलीवर है, मतलब यहाँ पे फिक्स है ट्रस। केवल आपको ये जो दो डायरेक्शन दिए हैं ये मेंबर्स में दिए हैं, मतलब जो मेंबर हैं यही सारे हैं, ये वाला मेंबर नहीं है, तो क्या होगा, ये कैंटिलीवर टाइप का फिक्स होगा, यहाँ पे फिक्स किया गया है। ठीक है, अब हमें इस ट्रस को जो है फाइंड करना है, इसमें जो है हर एक मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी पार्ट को कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। तो पहले जो है हम इसमें हर एक मेंबर में फोर्सेस की वैल्यू पता करनी है, तो हमें कौन से जो है एनालिसिस करनी पड़ेगी, मेथड ऑफ जॉइंट्स से एनालिसिस करनी पड़ेगी ट्रस का। ठीक है, तो पहले हम कौन से पॉइंट की इसकी स्टडी करेंगे, इससे पहले हमें ये थीटा एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस दिया है 3 और ये 3 दिया है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो इस 3 और इस 3 को ध्यान दें तो थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, BCD, BDC या BCD, BDC tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जाएगा, दिस BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, और BD कितना है 3 और CD कितना है वो भी जो है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो गया 45, कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे जो है एनालिसिस ऑफ द जॉइंट सी, एनालिसिस, पहला पॉइंट लिखेंगे एनालिसिस ऑफ जॉइंट सी ज्वाइंट की एनालिसिस करेंगे, तो सी पॉइंट को हम ऐसे बनाएंगे और जो फोर्स लग रहे हैं उस पर दिखाएंगे, जैसे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लगा दिया, कितना लग रहा है 40 किलो न्यूटन, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इधर की तरफ लग रहा है, तो इससे दूर जाते हुए हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ। और ये क्या है, ये CD मेंबर में फोर्स है, तो इसको हम लिख देंगे फोर्स ऑन CD मेंबर, CD मेंबर में फोर्स क्या है उसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट जो है एक फोर्स इधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, राइट, ऐसे, ठीक है, तो इसको भी इस तरफ आ रहा है, तो मतलब क्या है, ये जो है कंप्रेसिव, इस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स है, इसमें भी जो है, इसमें क्या है, ये भी इधर जा रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो इसको भी हम दिखाएंगे कैसे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और ये कितना लग रहा है ये नहीं पता, इसको हम क्या लिख लेंगे, BC मेंबर में फोर्स इन BC मेंबर, राइट। तो इस टाइप से अकॉर्डिंग टू दी जो है प्रॉब्लम ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब हम जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब देखिए एक पॉइंट पे जो कि इक्विलिब्रियम है, C पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इस पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब हम एंगल्स की बात करें तो एंगल कितना है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, देखिए ध्यान से, इसको हम आगे बढ़ा लें, इसको ऐसे कर लें, तो ये एंगल कितना है, ये भी थीटा होगा, ये भी कितना होगा 45 होगा, राइट, ये कितना होगा 45 होगा। और जो है हम जो है इसकी बात करिए 45, तो ये भी 45 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लामिस थ्योरम लगाएंगे, इस पे लामिस थ्योरम लगाएंगे, इस पे क्या लिखेंगे, FBC इजक्वल टू FCD इजक्वल टू 40, है ना। तो FBC अपान बाकी दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहां से यहां तक के एंगल, ये कितना होगा 270, साइन 270 इजक्वल टू FCD अपान इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 45, साइन 45 इजक्वल टू 40 अपान इन दोनों के बीच का एंगल भी साइन 45, राइट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, साइन ऑफ 45। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे FBC अपान साइन 270 इक्वल टू, इसको थोड़ा सही से लिख लें, FBC अपान साइन 270 इक्वल टू 40 अपान साइन 45, तो यहाँ से हमें FBC निकल के आ जाएगी, कैलकुलेटर से तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा देखिए ध्यान से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे 40 क्रॉस साइन 270 डिवाइडेड बाई साइन 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा -56.56, मतलब क्या है, जो BC हमने इस तरफ माना है फोर्स, एक्चुअली क्या लगेगा, जो कंप्रेसिव है वो कंप्रेसिव ना होके FBC जो फोर्स आ रहा है वो 56.56 उल्टा आ रहा है, मतलब टेंसाइल होगा, क्या होगा, टेंसाइल इन नेचर, मतलब जो इसमें ऐसे दिया है ऐसे ना देखे कि कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, उल्टा होगा, BC पे जो फोर्स आ रहा है। नेक्स्ट जो है हम इसको जो है वो करेंगे FCD अपान साइन 45 इक्वल टू 40 अपान साइन 45, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा FCD इक्वल टू 40 न्यूटन, सॉरी 40 किलो न्यूटन आएगा, ये किलो न्यूटन में है तो ये भी क्या होगा किलो न्यूटन में आएगा, तो CD पे फोर्स इतना आ रहा है और BC पे वो फोर्स जो है इतना आ रहा है। अब CD पे जो फोर्स आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, मतलब जो हमने CD पे फोर्स माना है, CD पे फोर्स कैसा माना है, कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव ही आएगा, ये क्या आएगा, कंप्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये पहले हम C ज्वाइंट की स्टडी करके हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम नेक्स्ट जो ज्वाइंट की स्टडी करेंगे वो कौन सा करेंगे, हम लोग जो है इस ज्वाइंट की स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए C के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हमें इसमें फोर्स पता है, अब हम D पॉइंट की स्टडी करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट
डी ज्वाइंट की एनालिसिस करेंगे। अभी तक हमने सी किया, अब किसका करेंगे, डी का करेंगे। तो डी के लिए हम डी को जो है पॉइंट को यहाँ बनाएंगे, देखिए डी पॉइंट ये है, राइट। अब यहाँ पे फोर्स देखें तो देखो एक फोर्स इस डायरेक्शन, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे ही लगा देंगे, कितना 40 किलो न्यूटन। एक फोर्स देखो इधर लग रहा है, तो इधर लग रहा है तो इसको हम इधर से जाता हुआ दिखाएंगे, कितना, ये कौन सा मेंबर है, सीडी के कारण, और सीडी पे फोर्स कितना आया है 40, तो हम यहाँ 40 लिख देंगे, राइट। अब इस पॉइंट पे और देखेंगे एक फोर्स इधर जा रहा है, तो इधर जो है हम ऐसे लगा देंगे, और ये कौन सा मेंबर है, ये डीई मेंबर है, तो यहाँ पे एफ डीई लिख देंगे, क्योंकि हमें इस मेंबर में फोर्स नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो है फोर्स क्या है, इस ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ज्वाइंट को खींच रहा है, ये टेंसाइल है, राइट। तो ये क्या है, बीडी मेंबर है, तो इसको क्या लिख देंगे, एफ बी डी। अब हम जो है देखिए एक पॉइंट पे 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट डी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो एक क्या लिखेंगे, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन डी, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस लेफ्ट वार्ड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, राइट वार्ड इज इक्वल टू लेफ्ट वार्ड। अब राइट वार्ड इज इक्वल टू लेफ्ट वार्ड, राइट वार्ड फोर्स क्या है, एफ डी ई, यहाँ पे लिखेंगे एफ डी ई इक्वल टू लेफ्ट वार्ड फोर्स क्या है 40, देखिए इस तरफ कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं, इसलिए हम उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो ये पहला आंसर आ गया एफ डी ई, राइट। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ बी डी, एफ बी डी इक्वल टू, चलिए डाउन, एफ बी डी डाउनवर्ड फोर्स क्या है 40, तो ये भी 40 आ गया किलो न्यूटन, तो एफ बी डी 40 किलो न्यूटन और एफ डी ई भी 40 किलो न्यूटन आ गया। तो 4 मेंबर्स में हमने फोर्स निकाल लिया, कौन कौन सा, दिस मेंबर, दिस मेंबर, दिस मेंबर और दिस मेंबर में। अब कौन सा मेंबर बचता है, ये दोनों मेंबर बचते हैं, तो इन दोनों फोर्स की को स्टडी करने के लिए, निकालने के लिए हमें बी ज्वाइंट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट बी, बी ज्वाइंट की एनालिसिस करेंगे। तो बी ज्वाइंट की एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे बी पॉइंट हमने बनाया, बी कहाँ है, ये। अब इसमें देखिए एक फोर्स नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इस तरफ नीचे की तरफ ले आए, और ये जो फोर्स लग रहा है किस मेंबर में लग रहा है, बीडी, तो बीडी मेंबर में फोर्स कितना है 40, तो हमने 40 लिख लिया। नेक्स्ट एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, देखिए ऐसे, राइट, और ये कौन सा मेंबर है, बीसी मेंबर है, बीसी मेंबर में फोर्स कितना आया 40, सॉरी 56.56 ये आया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की बात करें तो एक जो है फोर्स क्या है, ये देखो जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना, ये इधर डायरेक्शन जा रहा है, तो हम फोर्स कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, और ये कौन सा मेंबर है, ए बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ ए बी। दूसरा फोर्स देखिए यहाँ पे इस मेंबर के कारण आ रहा है, ई बी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम उस ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और ये कौन सा मेंबर है, बीई, तो क्या लिख लेंगे, एफ बी ई, राइट। अब हम एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है 45, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा, तो थीटा कितना आया था 45। ऐसे ही इस 56 वाले की बात करें तो ये भी कितना है 45, ये भी 45 है, राइट। तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 फोर्स नहीं लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंक्लाइंड फोर्सेज हैं उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे इंक्लाइंड फोर्स 2 है, एक ये है और एक ये है, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या आएगा 56.56 कॉस कितना है 45। ऐसे ही डाउनवर्ड एक आएगा, डाउनवर्ड एक आएगा वो, तो इसमें प्लस कर देते हैं 56.56 साइन 45। तो ये जो है 2 आ गए। ऐसे ही एक और जो है कंपोनेंट है, कौन सा, एफ बी ई, उसको कंपोनेंट करना है, तो एक इसी डायरेक्शन में आएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हम प्लस कर देते हैं, क्या, एफ बी ई, एफ बी ई कॉस 45, और एक ऊपर की तरफ आएगा क्या, एफ बी ई साइन 45, ठीक है। तो इन जो है दो जो फोर्सेस हैं, कौन कौन से, एफ बी ई और ये 56.56, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, तो अब हम इसको हम कट कर सकते हैं, अब इसको हमें नहीं लेना है। तो इस पॉइंट पे देखिए फोर्सेस जो है कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है एफ ए बी, एक कौन से लग रहा है, एफ, देखिए ध्यान से, कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ए बी लग रहा है, ये देखिए ए बी, और इसी में क्या लग रहा है, एफ बी कॉस 45, और इसी में 56.56 कॉस 45 लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो एफ बी साइन 45 लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो एक 40 लग रहा है और एक 56.56 साइन 45, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन ऑन, ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था बच्चों, बी पॉइंट था, बी ऑन बी। क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे
सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमें एफ वाई में केवल जो है एक ही अननोन है, वो हम सॉल्व कर लेंगे तुरंत। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवर्ड फोर्स क्या है? एफ बी ई साइन 45 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? ये और ये दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू एक ही है, एक ही, दोनों को प्लस कर दें। 40 प्लस 56.56 साइन 45। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ बी ई इक्वल टू, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। कितना? 40 प्लस 56.56 साइन 45। क्या लिखेंगे? 40 प्लस 56.56 साइन कितना? 45। ये हमने कर लिया, इसको इक्वल कर दिया, कितना आ गया? 79.9। अब ये देखिए साइन 45 नीचे आ जाएगा तो डिवीजन करेंगे, कितना? साइन 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 113। कितना आ जाएगा? 113.128 किलो न्यूटन। ये आ गया। ऐसे ही अब हम क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ऑल राइट हैंड साइड जितने भी फोर्स लग रहे हैं इक्वल टू क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो सारे के सारे फोर्सेस क्या है? राइट हैंड लग रहे हैं, तो राइट हैंड एक साथ लिख के बराबर लेफ्ट हैंड में कोई नहीं फोर्स आ रहा है तो 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? एफ ए बी प्लस एफ ए बी हो गया प्लस एफ बी ई। अब एफ बी ई कॉस 45 है, तो एफ बी ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये लिख देंगे 113.128 कॉस 45 प्लस एक और फोर्स क्या है? 56.56 कॉस 45 इक्वल टू क्या कर देंगे? इस डायरेक्शन में जो फोर्स कुछ नहीं लग रहा है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे एफ ए बी कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से। 113.128 कॉस 45 ये आया था 113.128, सॉरी 113.128 कॉस 45 ठीक है, और प्लस 56.56 कॉस 45 ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 119.98। लेकिन ये इसके साथ प्लस आ रहा है और इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 119.98 ये आ रहा है। ठीक है, मतलब ए बी में जो हमने फोर्स इन्होंने माना है, कैसा माना है? ए बी में जो इन्होंने फोर्स माना है इस तरीके से माना है, कंप्रेसिव। लेकिन ये क्या आएगा? एफ ए बी पे फोर्स क्या आएगा? 119.98 टेंसाइल आएगा। क्या आएगा? टेंसाइल किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब इस पे कैसा होगा? फोर्स टेंसाइल होगा। तो ऐसा हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सारे मेंबर्स में फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ध्यान से देखें तो पहला मेंबर क्या है? ए बी। ए बी में फोर्स क्या आया? 119 है ना। एफ ए बी में फोर्स क्या आया? इसमें हम लिख देते हैं एफ ए बी में फोर्स क्या आया? ए बी में कितना आया? 119.98 और ये क्या हुआ? टेंसाइल। दूसरा जो है कौन सा मेंबर है? बीई मेंबर। तो बीई मान ले, बीई में कितना आया? बीई कहाँ पे आया है? बीई में 113.128 किलो न्यूटन। और ये कैसा आया? ये आया है, हमने जो माना है वही आया, मतलब कंप्रेसिव आया है, सी लिख दिया। बीई हो गया। उसके बाद जो है कौन सा? बीई के बाद जो है डीई मेंबर में फोर्स कितना आया? डीई मेंबर में 40 आया, 40 किलो न्यूटन। और ये कितना आया? ये भी जो है कंप्रेसिव आया। और डीई के बाद क्या है? डीई के बाद क्या है? बीडी मेंबर में जो फोर्स आया वो कितना आया है? बीडी की बात करें तो कहाँ गया बीडी? बीडी में जो फोर्स आया वो भी 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। ये भी जो है कैसा है? बीडी में कैसा है? ये टेंसाइल है। और उसके बाद जो हमारा बीडी के बाद कौन सा मेंबर है? बीसी मेंबर में जो फोर्स आया है वो यहाँ पे आया है कितना? 56.56 ये किलो न्यूटन। और ये कितना है? टेंसाइल। और बीसी के बाद कौन सा है? सीडी मेंबर है। तो सीडी में जो फोर्स आया है वो कितना है? सीडी कहाँ गया? सीडी ये है 40 किलो न्यूटन। और ये क्या है? कंप्रेसिव। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स में जो है फोर्स आपने जो है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, 6 मेंबर्स में फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स जो हैं उसमें आपने फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारे आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोल्यूशन आप देखिए कैसे हम एनालिसिस, पहले हम क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ द जॉइंट, ये पहला जो है स्टेप्स रहेगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा एनालिसिस ऑफ द जॉइंट डी, सेकंड स्टेप। और फिर एनालिसिस ऑफ द जॉइंट बी, थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में जो है फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग पॉइंट्स का बना के हम लोग उस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के और इसको फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, मैं पिछले इस क्वेश्चन में बता दूं आपको कि आपने अगर कंप्लीट क्वेश्चन किया है तो ही आपको जो है 6 नंबर मिलेगा। आपने अगर कुछ गड़बड़ियां की हैं तो उसी के हिसाब से नंबर कटता जाएगा। आपने 2 मेंबर में फोर्स निकाला है तो
2 जो है नंबर मिलेगा। आपने 3 मेंबर में फोर्स लिखा है, 3 मिलेगा। 3 जॉइंट्स की स्टडी करके आप सारे फोर्सेस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं अपने जो है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये जो है आपका जो है क्वेश्चंस एप्लीकेबल होगा। जिन जो बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनके लिए भी ये जो है पेपर काफ़ी जो है यूजफुल होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड का डी पार्ट, तो सेकंड का डी पार्ट क्या कह रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड एक्सप्लेन साइलेंट पॉइंट ऑन इट। तो ये मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 74। प्लेलिस्ट कौन सा है, प्लेलिस्ट नाम है, कौन सा प्लेलिस्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये प्लेलिस्ट है। और चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है गुप्ता क्लासेस। आप लोग देख सकते हैं इसमें गुप्ता क्लासेस 2238 में प्लेलिस्ट है कौन सा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें लेक्चर नंबर 74, ठीक है। ये भाई जो है प्रदीप गुप्ता सर, इनके द्वारा मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है, ठीक है, बीबीडी यूनिवर्सिटी, ठीक। तो बीबीडी यूनिवर्सिटी के ही पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट अब सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी में जो पहला जो है क्वेश्चन है वो कौन सा है, तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये चारों क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में डिफरेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो है हर एक पार्ट जो है 5 नंबर का है, और जो है जो हर एक पार्ट 5 नंबर का है, इसलिए हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए रहते हैं, उसमें 2-2 करने होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है कितने 10-10 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। तो आइए अब थर्ड का ए पार्ट देखें, लिखा है थर्ड का ए पार्ट, 4 forces are acting along the 4 sides 1 meter each of a square ABCD as shown in figure given will determine the magnitude, direction and position। 3 चीज निकालना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। कुछ बच्चों ने पोजीशन नहीं निकालते हैं तो वो केवल 2 निकाल लेते हैं, तो उनको 5 में से 3 नंबर मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने तीनों किया है तो उसको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपको ये दिया है एक स्क्वायर, क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, इस टाइप से एक स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर का जो है जो डायमेंशन क्या है 1 मीटर ईच, हर एक का डायमेंशन क्या है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखें, तो फोर्स देखिए एक इस डायरेक्शन में दिया है 200 न्यूटन, एक ऊपर की तरफ दिया है 400 न्यूटन, एक इधर पीछे की तरफ 600 न्यूटन, और एक नीचे की तरफ कितना दिया है 800 न्यूटन। पॉइंट क्या है, ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है ये, रिजल्टेंट फोर्स निकालना। और पहले देखेंगे ये कैसा फोर्स सिस्टम है। तो ये फोर्स सिस्टम आप देखिए, सबका लाइन ऑफ एक्शन जो है अलग है ना। किन्हीं 2 का एक पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन बाकी 2 का इस पॉइंट से। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही पॉइंट से पास होता है तो उसको कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एक ही पॉइंट से नहीं पास हो रहा है सबका सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कैसा फोर्स सिस्टम है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में आपको बताया था कि जो है सी पार्ट में जो ये दिया था, ये बी पार्ट में इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो जो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है उसी का इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, क्या, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज 0, और मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन लगा के हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल जब 0 करेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लगाएंगे, हमें जो है क्या करना है, हमें सिग्मा, ये 0 नहीं करना है बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन नहीं है ये, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, और फिर सिग्मा एफ वाई निकालेंगे, और फिर सिग्मा जो है क्या निकालेंगे, सिग्मा मूवमेंट करके हम सिग्मा एम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इनटू डी लिख देंगे। तो इससे हमें डी निकल के आएगा, राइट। तो पहला हम क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम जब होगा तो 0 कर देंगे इसी को, राइट। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 200, और माइनस इस डायरेक्शन में 600 लग रहा है, ठीक है। बाकी ये दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड लग रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है, आ जाएगा -400 न्यूटन, -400 न्यूटन, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा एफ वाई निकाल लेंगे, ये क्या होगा, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कितना है, अपवर्ड 400 है, माइनस डाउनवर्ड कितना है 800, तो ये भी कितना आ जाएगा, -400 न्यूटन सिग्मा एफ वाई, ठीक है। तो ये आ गया और ये आ गया, इसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। तो हमें आर निकालना है, तो आर बराबर होता है स्क्वायर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, मतलब इन सारे फोर्सेस को हमने कर लिया, तो क्या हो जाएगा, -400 का स्क्वायर प्लस -400 का स्क्वायर। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, इसको हम मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए -400 स्क्वायर, ठीक है। तो 400 स्क्वायर कर देंगे प्लस 400 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आ जाएगा, इक्वल टू करेंगे इतना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर इज इक्वल टू कितना, 565.68। जिन बच्चों ने निकाला है यहाँ तक आपने निकाला है, तो उसको हम 2 नंबर दे देंगे, राइट।
मतलब उसको 2 नंबर जो है ग्रांट हो जाएगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको निकालना है थीटा, तो थीटा क्या होगा, थीटा में हम tan थीटा लिखेंगे सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। अब दोनों माइनस माइनस में है, दोनों माइनस माइनस में है, तो क्वाड्रेंट देखें तो क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे दोनों एफ एक्स और एफ वाई दोनों माइनस होंगे, राइट। तो ये जो है ऐसे आएगा और दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये रिजल्टेंट ऐसे लगेगा 45 से, राइट। फिर जो है अब हमें डी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू, ए पॉइंट पे मूवमेंट लिख देंगे और वो 0 के बराबर कर देंगे समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो ए पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, मूवमेंट इससे और इससे क्या होगा, 0 हो जाएगा, मूवमेंट केवल किससे आएगा, 400 इंटू इसका जो है डिस्टेंस कितना है 1, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर लिखेंगे प्लस 600 इंटू ये भी कितना है 1 इजक्वल टू 0 नहीं, आर इंटू डी लिख देंगे। फिर रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है 565.68 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी निकल के आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना देखिए ध्यान से, 400 मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, 400 इंटू 1 प्लस 600 इंटू 1 600 ही होगा, इजक्वल टू 1000 हो गया अपॉन 565.68, ये कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1.76, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.7677 मीटर, इतना आ गया। अब ये जिन्होंने निकाला होगा, ठीक है, ये जिन्होंने निकाला होगा तो जो है उसका जो है मतलब ये जो है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.76 होगा और ये यहाँ पे एक्ट करेगा, जैसे ये है इसी के पैरेलल ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट जो है ये होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, ये होगा, और जो है इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इतना होगा। ये कहाँ से है, फ्रॉम ए, क्योंकि हमने यहाँ ए पॉइंट रेफरेंस लिया है, इसलिए सारे डिस्टेंस ए से ही मेजर होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको जो है सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ से जो पूछा जा रहा है आपको क्या है, मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया, किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन है या किलो न्यूटन चेक करना पड़ेगा, न्यूटन है तो न्यूटन में ही आएगा। एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स से पता चलता है 45 डिग्री, एंड पोजीशन क्या है, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1.76 mm, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, थर्ड का ए पार्ट। नेक्स्ट जो है बच्चों हम देखते हैं थर्ड का बी वाला पार्ट देखते हैं। तो बी वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे, आइए। तो बी वाले पार्ट में क्या दिया है, ये दिया है। तो इसमें हम, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही जो है आपको 3-4 लाइन में ही आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में जिन्होंने तीनों किया है उसको 5 नंबर मिलेगा, जिसने 2 पार्ट किया उसको 3 नंबर मिलेगा, जिसने पहला पार्ट किया उसको 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो थर्ड का बी पार्ट आइए देखते हैं, थर्ड का बी पार्ट। इसमें क्या लिखा है, अ स्फीयर ऑफ वेट 100 न्यूटन, एक स्फीयर दिया है जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन है, और जो है इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इस टाइट टू ए स्मूथ वॉल, एक स्मूथ वॉल है जिससे ये टाइट है, इस तरह से टाइट किया गया है ना, स्ट्रिंग से, धागे से या जो है डोरी से बांधा गया है। फाइंड द टेंशन, अब डोरी से बांधेंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, है ना, तो इसमें टेंशन आएगा, तो टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में कितनी आ रही है वो फाइंड करनी है, और जो रिएक्शन ये दीवार लगा रहा है स्फीयर पे इस तरफ, उसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसमें कुछ नहीं, केवल स्फीयर का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जो फोर्स ऐड कर रहे हैं वो फोर्स दिखा दो और उसी को फाइनल कैलकुलेट कर लो। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए ये 15 डिग्री दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक जो है स्फीयर का क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, फ्री कर लिया इसको। अब इसका वेट दिखाएंगे ओ से कहाँ पे, डाउनवर्ड की तरफ, कितना दिया है वेट 100 न्यूटन दिया है, 100 दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग जो है ये क्या हो रहा है, इसको खींच रहा होगा ना ऊपर की तरफ, तो टेंशन हम ऐसे दिखाएंगे ऊपर की तरफ क्योंकि खींच रहा है, टेंशन स्ट्रिंग में जो लग रहा है उसको टी हमने लिया है, लेट लिख देंगे, लेट टेंशन इन string be T and reaction is R, रिएक्शन को R ले लेंगे, और R जो है वॉल से लगेगा, जिस वॉल को या जिस सरफेस को ये स्फीयर पुश कर रहा होगा उसी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लगा है, इस तरीके से, तो इसको R हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एंगल देखें ध्यान से, तो ये एंगल जो है कितना दिया है, देखिए ध्यान से, हमें ये एंगल दिया है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये कितना होगा 15 होगा, ये भी कितना होगा 15 होगा, ये कितना होगा
ये 15 डिग्री होगा, राइट। बस केवल ये 15 डिग्री आपको पता चल गया। ये क्या है, टेंशन है, और ये क्या है, आर, ये 100। अब आपको पता है कि जो है आप क्या करेंगे, ये स्फीयर जो बंधा हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग दी फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर द इक्विलिब्रियम 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 कंडीशन, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर ओ, अप्लाइंग, नहीं, क्या लिखेंगे, since the sphere is in equilibrium condition, so apply the Lami's theorem. Lami's theorem क्यों अप्लाई करेंगे, Lami's theorem, apply the Lami's theorem on sphere, we get, Lami's theorem अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा लिख लेंगे, since this sphere is in equilibrium condition, so apply for the calculation of the tension and reactions, apply the Lami's theorem on the sphere O, we get, क्या लिखेंगे, T इक्वल टू, दूसरा क्या है, रिएक्शन R इक्वल टू वेट, तीसरा फोर्स क्या है, ये T अपान क्या करेंगे, T अपान साइन ऑफ दिस, ये कितना है 90, तो साइन 90 इक्वल टू T अपान साइन 90। अब कैसे लिखते हैं ये सब हमने बता रखा है आपको पहले ही, R अपान साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये पूरा कितना है 180, 180 में से 15 माइनस कर देंगे, तो साइन ऑफ 180 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 165, नहीं 175 शायद होगा, नहीं 65, साइन 165, 180 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा 165 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन ऑफ दिस, ये कितना हो जाएगा, साइन, ये कितना है 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब हमें टी और आर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, टी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105, देन वी गेट टी इज इक्वल टू व्हाट, टी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से तुरंत सॉल्व करेंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 इंटू साइन 90 अपॉन साइन 105, साइन 105 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 103.52, और ये क्या आया, न्यूटन में आया, क्या आया, न्यूटन में दिया है। इसका वेट तो सारे वैल्यूज, टेंशन और फोर्स जो है जितने भी है वो सब न्यूटन में ही आएंगे। और दूसरा जो है मैं क्या करूंगा, दूसरा जब ये वाला फोर्स जब ये वाला जो है इसके बराबर करूंगा तो क्या लिखूंगा, आर अपॉन साइन 165 इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा कितना, देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, साइन 165 अपॉन ये कितना है, साइन 105 इज इक्वल टू 26 पॉइंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 26.79 न्यूटन, ये आ गया। तो टेंशन और जो है रिएक्शन हमें आसानी से मिल गया। अब देखिए 4 लाइन में ये जो है आंसर आ गया, और इसके लिए आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 5 नंबर पूरे कैसे मिलेंगे, जब आपने जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाया होगा, ये एंगल दिखाया होगा, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे आर, या आर की जगह एन आप लिख सकते हैं, कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे लिखना पड़ेगा कि आपने स्ट्रिंग में टेंशन क्या लिया है और रिएक्शन क्या लिया है, उस वर्ड को यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने क्या लिया है, डेजिग्नेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप लामिस थ्योरम ना लगा के इक्विलिब्रियम कंडीशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ये भी कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है वो क्या है, थर्ड का सी पार्ट। थर्ड के सी पार्ट में क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें क्या क्या करना है, इसमें 4 चीजें दी गई हैं जिसके बारे में हमें लिखना है। वर्गनस थ्योरम क्या होता है, फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो सबके बारे में 3-3 4-4 लाइन लिख दीजिए। ठीक है, ये पूरा आपका 5 नंबर दे देगा। आपने पूरा नहीं लिखा है, 2-3 लिखा है, 3 लिखा है तो 3 नंबर, 4 लिखा है तो 5 नंबर, 2 लिखा है तो 2 नंबर, उस हिसाब से आपको मिल सकते हैं। तो आइए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो है थर्ड के सी में जो पहला पार्ट क्या है, वर्गनस थ्योरम। हालांकि लेक्चर 4 में मैंने गुप्ता क्लासेस के 2238 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैनल पे लेक्चर नंबर 4 में हमने इसको डिटेल में बताया, फिर भी यहाँ पे मैं दोबारा आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये वर्गनस थ्योरम कहता क्या है, वर्गनस थ्योरम के बारे में हम कैसे लिखेंगे कि ये कहता है मूवमेंट नहीं लिखेंगे, मूवमेंट लिखेंगे, MENT, द मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स about any point is equal to the algebraic
अल्जेब्राइक का मतलब क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड आपने जो है फोर्स को पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट वाला क्या होगा, निगेटिव। अपवर्ड फोर्स आपने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, निगेटिव। इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे एक साथ, अल्जेब्राइक। अल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट, अल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट, algebraic sum of the movement, sum of the movement of the component of forces, movement of the component of the component of forces about the same point, about the same point, about the same point, ये है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जो है, इसको हम लिखेंगे F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका मूवमेंट बराबर रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, ये हो जाएगा। ये हम लिख देंगे। तो ये अगर हम लिखे हैं तो हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। या इसको और डिटेल में, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन लगाया था इस टाइप से, ठीक है, ABCD ऐसे लिया था, यहाँ पे फोर्स कुछ और था, यहाँ पे फोर्स F1 मान लो, F2 ये है, F3 और ये है F4, और इसका रिजल्टेंट क्या है, ये R, और इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या है, D। तो हम A पॉइंट पे क्या लिखेंगे, वेरिएंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई वेरिएंस थ्योरम एट A, क्या लिखेंगे, F1 D1 प्लस F2 D2, D1 D2 क्या है, यहाँ से इन सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फिगर हमने बना दिया और ये लिख दिया, तो हमारा जो है वेरिएंस थ्योरम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया अच्छे से। नेक्स्ट जो है क्या है, फोर्स। ये पहला पार्ट था वेरिएंस थ्योरम, दूसरा पार्ट क्या है, फोर्स। फोर्स को हमें डिफाइन करना है, फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इस ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ये हमें लिखना है। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स आपको पता है जो है, फोर्स क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो फोर्स के बारे में क्या लिखेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो क्या लिखेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल force is an external agent capable of changing the position of object, changing the position of any object of rest और मोशन। मतलब मोशन या जो है रेस्ट में है तो उसके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, उस एक्सटर्नल एजेंट को क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में चार चीजें हमने आपको पढ़ाई है वही बताएंगे। इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, मतलब ए फोर्स शुड बी हैव ए मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, शुड हैव ए डायरेक्शन, दैट इज इंक्लिनेशन। थर्ड क्या लिखेंगे, जो है थर्ड लिखेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो है चार जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो जैसे कि है इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो एक जो है हम फिगर थोड़ा छोटा सा बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा फिगर बनाएंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे, जो है ऐसे हमने फोर्स लगाया इस तरीके से, तो इसको हम इस पॉइंट को ओ को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और जो ये फोर्स है 10 न्यूटन का, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिया है यहाँ से 30 डिग्री मान लीजिए, उसको हम डायरेक्शन कहेंगे। और लाइन ऑफ एक्शन, इसको आगे बढ़ा देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे, राइट। तो इतना आपको लिखना है। अब आइए नेक्स्ट इसका जो है पार्ट देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ तक लिखा है उसको जो है समझ लीजिए 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो है पार्ट है थर्ड का सी पार्ट में जो आपका जो है थर्ड जो पार्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। इसके बारे में भी डिटेल में मैंने आपको गुप्ता क्लासेस के प्लेलिस्ट में, इनिशियल प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर जो है 7, 8 ये सब देख लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको जो है फिर से जो है बता देता हूँ इसको लिखेंगे कैसे। तो ये थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड
थर्ड पार्ट है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एफबीडी कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली एफबीडी अभी जो हमने आपको कई क्वेश्चंस लगवाए हैं वहां पे भी हमने दिखाया है कि ये जो है हमने क्या बनाया है, जैसे ये है, ये हमने एफबीडी बनाया। तो एफबीडी में करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को जो है फ्री कर लेते हैं। जैसे जो है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट का एफबीडी जो है हमने बनाया था। तो इसमें क्या है, हर एक एफबीडी में करेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट को जो है या उस पॉइंट को वहां से फ्री कर देंगे सारे कॉन्टेक्ट सरफेस से, फिर उस पर जो फोर्सेस वगैरह है उसको हम दिखाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, ए फ्री बॉडी डायग्राम इज ए ग्राफिक, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम इज ए ग्राफिक मतलब पेपर पे हम बनाते हैं उसको, ग्राफिक सिंबॉलिक ग्राफिक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्राफ बनाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिंबॉलिक मतलब कोई पॉइंट का बना रहे हैं तो उस पॉइंट का सिंबल ABCD बनाएंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the object in which all connecting क्या लिखेंगे, all connecting surface removed, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे हमने जो है एक क्वेश्चन था अभी पहले, तो यहाँ पे क्या था, ये एक रफ सरफेस था, यहाँ पे एक टाई था, एक स्फेयर इस तरीके से, राइट, ये बंधा हुआ था। तो अब हमें ये क्या है, स्फेयर, तो स्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इस स्फेयर को इस कॉन्टेक्ट सरफेस से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, फ्री कर देंगे। अब जो है इस ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्स लग रहे हैं, अब इसका वेट होगा डाउनवर्ड, ये लगा दिया, ये रिएक्शन, अब जो है इसको रिमूव कर दिया यहाँ से जो टिका हुआ था, तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये हमने लगा दिया। और जो है जो टेंशन जो ये बंधा हुआ था उसको हमने दिखा दिया, राइट। और ये वेट मान लीजिए, जो भी वेट W मान लीजिए, राइट। तो ये जो है, ये हम क्या कहेंगे, ये जो है क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऑफ स्फेयर। तो ये क्या है, दिस इज दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट का, स्फेयर का ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम जो है सभी सरफेस से इसको रिमूव कर देते हैं कॉन्टेक्ट सरफेस से, फिर जो डायग्राम बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये कहाँ पे यूजफुल होगा, ये जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अननोन फोर्सेस को जो इस पे लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को, उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जिन बच्चों ने ऐसा लिखा है उनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है और वो जो है कंटेंट, उसका कंटेंट अच्छा है भी नहीं, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट या एट एनी पॉइंट नहीं, अबाउट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force to that point, ठीक है। टू दैट पॉइंट मतलब अगर एक पॉइंट है, मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है F मान लीजिए, तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, M से लिखते हैं। मूवमेंट एट O, ये क्या हो जाएगा, फोर्स का जो है फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए D है, तो ये क्या होगा, F इंटू D। तो M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, FD, राइट। और ये क्या बताता है, ये हमें टर्निंग इफेक्ट बताता है, किसी पॉइंट के अबाउट ये कितना टर्न हो रहा है ये बताता है, ठीक है। इट शो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी फोर्स लगाएंगे तो वो कितना टर्न हो रहा है। जैसे कि हम दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा बंद हो रहा है, ठीक है, तो दरवाजे पे जो कब्जा लगा है उसके वो क्या है, उस पॉइंट के अबाउट दरवाजा मूव कर रहा है, दरवाजा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दरवाजा लगा है, अब इसको हम दरवाजे को जो है फोर्स लगा रहे हैं तो इस तरीके से बंद हो रहा है, राइट।
तो जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण क्या आता है, मूवमेंट आता है। तो मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने लिखा है तो क्वेश्चन जो है आपने अगर किया है पूरे, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, चारों पार्ट आपने किया है। तो अब आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में भी 3 पार्ट है, ए बी और सी। अब ए बी सी देखिए, हमने तीनों क्वेश्चन जो है लेक्चर हमारे जो गुप्ता क्लासेस के लेक्चर्स हैं, है ना, प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट, उसमें लेक्चर नंबर 21 और फोर्थ का जो बी पार्ट है लेक्चर नंबर 32 और फोर्थ का सी पार्ट है लेक्चर नंबर 28। ये जो है यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ सारी चीजें जो है आप वैसे ही आप लिखे होंगे जैसा कि आपको लेक्चर 21, 32 और 28 में बताया गया है। तो आपको ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों का जो है आपको मिल जाएगा। तीसरा पार्ट जो इसमें है सी पार्ट में, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो आप लिख सकते हैं दिस इज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है, इस पर आपने फोर्स लगाया है मान लीजिए, ठीक है, आपने फोर्स लगाया मान लीजिए, और फोर्स लगाया तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी हमने लेक्चर नंबर फ्रिक्शन के जो है चैप्टर में हमने बता रखा है, लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो 3 पार्ट हैं, 4 का ए बी सी, इन तीनों पार्ट को हमने लेक्चर नंबर 21, 32 और 28 में हमने आपको पहले से ही ऑलरेडी बता रखा है। वहां से आप देख सकते हैं और इसको जो है देख सकते हैं कि आप जो है आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को जो है बता सकते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं। अगर आपने सही से कर लिया है तो ये कितने नंबर का है, 5-5 नंबर का है, आपको मिल जाएगा। इसमें से आपको 2 ही पार्ट करने हैं, और जैसा कि लास्ट प्रीवियस अगर आप हमारे सोल्यूशन को देखे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा होगा आपने, तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और आपको बताया भी था कि इसमें जो है ये सारे जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने कर लिया होगा, अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में भी 3 पार्ट हैं और उसमें भी आपको कितने, 2 पार्ट करने हैं। अब इसको ध्यान से देखें कि 2 पार्ट, जो पहला ए पार्ट और बी पार्ट है वो क्या है, थ्योरेटिकल है, और जो सी पार्ट है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान से देखें तो 5 का ए और बी हमने आपको लेक्चर 50 और लेक्चर 65 नंबर में आपको बता रखा है। कौन सा, 5 का एक जो पार्ट है वो लेक्चर नंबर गुप्ता क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें हमने लगभग 100 लेक्चर्स जो है अपलोड कर रखे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 50 जो है वो किससे रिलेटेड है, 5A के क्वेश्चन से रिलेटेड है, और 5 का जो बी पार्ट है उसका जो रिलेशन किससे है, लेक्चर नंबर 65। वहां से आप देख लेंगे, मिला लेंगे कि आपने क्वेश्चन जो किया है, सॉल्व किया है, वो सही है कि नहीं। उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपने कितना जो है मार्क्स गेन किया होगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, फिफ्थ का जो क्वेश्चन जो है सी पार्ट है, इसको जो है ये क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें जो साइडेड पोर्शन है इसका सेंट्रॉइड निकालना है, ये हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ का सी पार्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, सेंट्रॉइड आपको कैलकुलेट करना है। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 फिगर ऐड हैं। पहला फिगर क्या है, देखिए यहाँ से एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। पहली बात तो हमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ, ओ लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस दिया गया है। ये जो आर्कस लिखा है एरियाज होना चाहिए, कि इस एरिया जो साइडेड पोर्शन का एरिया है इसका हमें कोऑर्डिनेट ऑफ दी सेंट्रॉइड निकालना है। अब किस पॉइंट से निकालना है, वो ओ यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, एक्स वाई जहाँ पे कट करता है वही रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, इसमें 3 फिगर जो है ऐड है, कुछ फिगर ऐड है, कुछ निकाले गए। जैसे यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें तो एक क्या होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमने बना लिया, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है, एक ट्रायंगल जो है हम ऐड करेंगे, ऊपर एक क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हमने क्या किया, ऐड कर लिया ऐसे, ठीक है। फिर कुछ चीजें क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे, आर्क क्या करेंगे, माइनस, इधर ऐसे इस तरीके से आर्क क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड फिगर क्या होगा, इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसी का हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड पता करना है। तो अगर हम इसका एरिया A1 मान लें, इसका एरिया A2 और इसका एरिया क्या मान लें, A3 मान लें, तो हमें इसका एरिया क्या होगा, A1 रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस A2 माइनस A3, राइट, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है सेंट्रॉइड हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड में दोनों चीज निकालना है, एक एक्स बार भी निकालना है और एक वाई बार भी निकालना है। तो एक्स बार क्या लिखेंगे, लेट दी सेंट्रॉइड ऑफ द रिक्वायर्ड साइडेड पोर्शन बी एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 x1 प्लस A2 x2, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस A3 x3 अपॉन क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 माइनस A3। ऐसे ही वाई बार लिख देंगे, कितना होगा, A1 y1 प्लस A2 y2। पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। माइनस A3 y3, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन क्या किया गया, कट किया गया, इसीलिए माइनस किया जा रहा है, राइट। फिर यहाँ पे लिखेंगे A1 प्लस A2 माइनस A3, ठीक है, ये लिखेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट हमें क्या दिया है, ओ दिया, तो हम सारे डिस्टेंस यहीं से लिखेंगे। तो हर एक चीज की वैल्यूज हम पहले लिखेंगे
और फिर उसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 कितना है, एरिया ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखें इसका जो है कितना दिया है, डायमेंशन देखें 40 + 80 कितना हो जाएगा 120, और ये रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो कितना है 80, कितना है 80, और ये किस में दिया है, mm में दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 120 × 80, ये कितना हो जाएगा 9600 mm²। ऐसे ही A2 कैलकुलेट करेंगे। A2 कितना आएगा, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का देखें ध्यान से, तो ट्रायंगल में जो है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस पूरे ट्रायंगल को जो है बेस कितना है 60 + 60 120, तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 120 इंटू हाइट, हाइट कितना है, ये कितना है 60। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 3600 mm²। ठीक है, जिन बच्चों ने किया होगा ऐसे उनको जो है नंबर मिल जाएंगे। A3 की बात करें तो A3 क्या है, इस वाले का एरिया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्वार्टर सर्किल है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 इंटू सर्किल, सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। अब r कितना दिया है, यहाँ पे देखें 1/4 इंटू पाई इंटू r कितना दिया है 80 दिया है, तो क्या लिखेंगे 80²। तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू पाई रख देंगे इंटू 80 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5026.54 mm²। अब हम एक चीज और निकाल लें, A1 + A2 - A3 अगर निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए A1 कितना है 3600 प्लस A2 कितना है, सॉरी A2 3600, A1 कितना है 9600 माइनस A3 कितना है 50, आंसर कर दिया, ये कितना हो जाएगा 8173.45। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा ये जो नीचे वाला है इस पूरे को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे x1, क्या लिखेंगे x1, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हमें। तो x1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x1 होता है जो ये x1 जो है ये क्या होता है, यहाँ से इसका जो है जो रेक्टेंगल का है इसका जो है सेंट्रॉइड, तो ये कितना है x1 होगा, ये कितना है, ये जो है 120 का हाफ हो जाएगा कितना 60। ठीक है, ऐसे ही y1 कैलकुलेट करेंगे तो y1 कितना है, ये वाला हो जाएगा y1 और ये होगा x1, ये कितना है 80, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना 40। राइट, ऐसे ही x2 पता करेंगे दूसरे वाले फिगर के लिए, इस वाले के लिए। इस वाले का देखिए यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक होगा, क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके सेंटर पे ही होगा, इसके क्या है सेंटर पे ही जो है इसी लाइन पे सेंट्रॉइड होगा, और यहाँ पे कहीं कहीं पे भी होगा उसको हम देख लेंगे, यहाँ से उसका डिस्टेंस क्या होगा x2, तो x2 कितना है 60 ही होगा। ऐसे ही y2 की बात करें तो y2 क्या होगा, y2 यहाँ पे कहीं होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेनी है, तो ये कितना हो जाएगा y2 = दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये जो है 80 प्लस कितना हो जाएगा, इस पूरे का 1/3 होता है, तो 1/3 ऑफ कितना है 60, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 mm, तो y2 कितना हो जाएगा 100 mm। ऐसे ही x3 कैलकुलेट कर लें तो x3 कितना होगा, x3 हमारा होगा, देखिए ध्यान से, x3 जो है इस पर्चे में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस पूरे में से ये माइनस कर लें और ये कितना होता है 4r/3π, तो पूरा कितना है 120 - 4 × r कितना है 80/3π। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा x3 हो जाएगा 120 - 4 × 80, सॉरी 4 × 80/3π, 3/π। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 86.04 mm, ये हो जाएगा x3। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम देखें y3, तो ये x3 हो गया, ये x2 और ये y2। y3 की बात करें तो y3 कितना होगा, y3 जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो y3 कितना हो जाएगा, ये होगा 4r/3π, और r कितना दिया है 80 दिया है, तो 4 × 80/3/π कितना हो जाएगा 33.95 mm, ये हो गया। तो ये हमने जो है क्या निकाल लिया, x1 x2 x3, y1 y2 y3 हमने निकाल लिया, a1 a2 a3 निकाल लिया। अब सबकी वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे तो हमें x बार क्या मिल जाएगा, x बार कितना मिल जाएगा, देखिए a1 कितना है 9600 इंटू x1 कितना है, x1 कहाँ से मिला है हमें, यहाँ से 60 प्लस a2 कितना है 3600 इंटू x2 कितना है, x2 हमें कितना मिला है 60 माइनस A3 कितना है 5026.54 मल्टीप्लाइड बाई x3 कितना है, ये आया है 86.04, राइट, अपॉन ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर ली है, ये देखो 8173.45,
ये कैलकुलेट अगर करें तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही वाई बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या 9600 इंटू वाई वन क्या है, वाई वन देखिए 40 है, प्लस 3600 इंटू वाई टू कितना है 100, माइनस 5026.54 इंटू वाई थ्री कितना है 33.95 अपॉन ये कितना है A1 प्लस A2 माइनस A3 8173.45। तो वाई बार हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेशन से कितना आएगा। अगर जिन बच्चों ने ऐसा किया है तो उनका परफेक्ट आंसर होगा। अगर इतना आंसर आ रहा है तो देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करते हैं। 9600 क्या लिखेंगे 9600 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई कितना 60 प्लस दूसरा क्या 3600 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस ये कितना है 5026.54 मल्टीप्लाइड बाई 86.04 इक्वल टू आ गया, डिवाइड किया, इक्वल टू पहले करेंगे जिससे कि ये सॉल्व हो जाए, अपान कर देंगे, डिवाइडेड बाई 8173.45 कर देंगे तो ये आंसर आ गया कितना 43.98 mm। ये आ गया एक्स बार। ऐसे ही वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस वाले से, कैसे देखिए 9600 इंटू 40 प्लस 3600 क्योंकि ऐड हो रहा है दूसरा फिगर इंटू 100 ठीक है, माइनस 5026 पॉइंट माइनस क्यों किया क्योंकि कट हो रहा है ये, इंटू 54 इंटू 3 इंटू 33.95 इक्वल टू हमने किया ये पूरा आ गया, डिवीजन किया कितना 8173.45 ये आ गया आंसर कितना 70.14 mm ये आ गया। तो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गया, जो सेडेड पोर्शन है इस वाले का पूरा जो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट से कितना आ गया यहाँ पे कहीं होगा, और कितना होगा एक्स बार कितना आया 43 मतलब यहाँ कहीं है, और जो है वाई बार कितना है 70 मतलब यहाँ कहीं है, ये जी है, और इसका जो है क्या है एक्स बार वाई बार, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है 43.98 और 43.98 ये है एक्स बार, और वाई बार कितना 70.14। तो ये जो है जिसने भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसको पूरे मार्क्स मिल गए होंगे, ठीक है। जिसने नहीं किया है, कम किया है, आधा किया है, अधूरा किया है, गड़बड़ किया, उसको इसी हिसाब से 1-2 नंबर या 3 नंबर मिलते जाएंगे। जिसने पूरा गड़बड़ किया उसको 0 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लास्ट में करके कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसको भी 2 नंबर मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर अगर सही आ रहा है तभी उसको नंबर मिल गए। अगर मेरे आंसर्स में कोई जो है गलती हो गई तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम तुरंत बना रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करिएगा इसको, है ना, फिर देखिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर कोई गलती है तो आप जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है 6 का ए पार्ट है। 6 का ए पार्ट का ए सर्कुलर रॉड। अब ये जो है मॉड्यूल 4 का क्वेश्चन है। मॉड्यूल 4 में क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और जो है कुछ काइनेमेटिक्स की चीज़ें हैं, काइनेटिक्स की चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल 4 में, जो भी सिलेबस में। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है, हालांकि इस क्वेश्चंस को जो है मैंने सॉल्व कराया है ऑलरेडी। हमारे जो है जो गुप्ता क्लासेस का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर नंबर 77 पे हमने आपको ये चीज पहले ही बताया है। कौन सा, लेक्चर नंबर 77। बट आप अगर चाहते हैं तो इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। कह रहा है एक सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 16 एंड 500 mm लॉन्ग, मतलब एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है 500 mm है, और डायमीटर कितना है, डायमीटर इज गिवन एज 16 mm, राइट, ये दिया हुआ है। इस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, मतलब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है 40 किलो न्यूटन लग रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई दिया है कितना 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर ये दिया हुआ है। फाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलांगेशन ऑफ द रॉड ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो पहले हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। ये क्या होता है, लोड अपान एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लोड क्या है, लोड आपको जो है दिया गया है 40 किलो न्यूटन। इसको अगर किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10⁻³ ये न्यूटन हो गया। एरिया mm स्क्वायर में, डायमीटर दिया है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ गया, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन पाई अपॉन 16 स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 198.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, सेकंड चीज हमें पूछा जा रहा है क्या, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हमें ये पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन
स्ट्रेन, स्ट्रेन को स्मॉल ई से लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेन। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान ई। अब सिग्मा देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो 198.94 जो आया है वहां से, और E जो है हमें दिया है किसमें, E हमें दिया है, E हमें जो दिया गया है किलो न्यूटन, तो इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें, 198 पहले से आया था अपान 200 ट्रिपल जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा 0.9947 इंटू 10⁻³ ये आ गया स्ट्रेन। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो इसको एज ए ही लिखे रहेंगे। फिर आता है थर्ड पॉइंट, क्या निकालना है हमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इलॉन्गेशन ऑफ द रॉड ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो इलॉन्गेशन क्या होगा, हमें स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल ये होता है, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या है, इलॉन्गेशन, वो क्या होगा एल इंटू ई। अब एल कितना है, एल जो है 500 mm है, 500 mm इंटू ई क्या है, हमें ये मिल जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे कितना 0.9947 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लें इंटू जो आया था आंसर 500, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 500 इक्वल टू 0.4973 mm, ये आ जाएगा क्या, इलॉन्गेशन। मतलब 500 मिलीमीटर लेंथ है तो उसमें केवल इतना इलॉन्गेशन होगा जब आप ये लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर का है, बहुत आसानी से मिल सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को हमने जो है अपने प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 77 में भी लगवाया है, उसको आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, छठे का बी पार्ट क्या है ये देखते हैं बच्चों। तो छठे का जो बी पार्ट है वो देखते हैं, इसमें जो है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने लेक्चर नंबर 80 में लगवाया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस केवल जो है ये जो रिलेशन वो डिफरेंट है। तो हमें एक दिया है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है जिसमें डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 16t + 4t² - 3t³ ये दिया है। हमें निकालना है एस इन मीटर और टी इन सेकंड में है, डिटरमाइन क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 2 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एट टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, एट टी इक्वल टू कितना 2 सेकंड पे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 + 4 इंटू 2² - 3 इंटू 2³ ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लें तो कितना, आप कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऐसे आप गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, जब कैलकुलेटर है तो उसी से करेंगे, +4 इंटू कितना हो जाएगा 2² दैट इज 4 माइनस 2 2 4 2 8 8 इंटू 3 दैट इज 24, ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, एट 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 24 मीटर, क्योंकि स्टार्ट जो हुआ था वो 0 से हुआ था, तो डिफरेंस क्या है 24 - 0 24 ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 + 4 2 8t - 3 3 9t²। अब t इक्वल टू वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड करेंगे तो कितना t इक्वल टू 2 रख देंगे, तो 16 + 8 इंटू 2 - 9 इंटू 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 16 16 दूना 32 -36 -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है 532, ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड जितना आ रहा है उतना ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब रिटार्डेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, ए इक्वल टू होगा dv/dt, इसको अगेन जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी गेट ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 - 9 दूनी 18t, ठीक है। अब a एट t इक्वल टू 2 सेकंड ये कैलकुलेट करेंगे तो 8 18 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 1836 -28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब ये जो है आफ्टर स्टार्ट है ना, स्टार्ट के बाद 2 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, तो ये हमें मिल गया। अगर हम वेलोसिटी जो है वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करें तो कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा t इक्वल टू 0 पे 16 मिल जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करें, हालांकि एक्सेलरेशन जो है हमारा t इक्वल टू 0 पे कितना आएगा 8 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जबकि t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या है कम, मतलब एक्सेलरेशन जो है घट रहा है ना, पहले 0 हो रहा है फिर 0 होने के बाद क्या आ जा रहा है 28 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 पे क्या है 16, राइट। अब जो है हमें जो पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट का हुआ मैटर पूरा, सेकंड पार्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी 0 कर दो, वेलोसिटी जब 0 करेंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है ये है
है ना। तो इसको जब जीरो करेंगे तो 16 + 8t - 9t² = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टी की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखिए कैलकुलेटर से ही आपको करना है। यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की वैल्यू कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। मॉड मॉड में इक्वेशन नंबर 1 ये दबाएंगे। अननोन कितने हैं, अननोन का तो है नहीं इसमें, जब एक्स वाई के टर्म्स में होता है, इसमें केवल टी है। तो इसको आगे दबाएंगे तो डिग्री कितनी है, 2 पे क्लिक करेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है, ax² + bx + c टाइप का इक्वेशन है। तो -9 = b कितना है 8, c कितना है 16 = ये क्या हो गया -0.96, और दूसरा एक बार और करेंगे तो 1.84 सेकेंड ये आ गया। ये तो गड़बड़ है, निगेटिव टाइम होना नहीं चाहिए, ये वाला जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब वेलोसिटी = 0 है तो टाइम हमने निकाल लिया कितना, डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब 0 है तो टाइम कितना है 1.84। अब 1.84 हम जो है डिस्प्लेसमेंट वाले में रख देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट एट = t = 1.84। तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन में हम रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16, इसको पहले हम वो कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो 16 इंटू कितना 1.84 क्योंकि टाइम 1.84 है, प्लस 4 इंटू 1.84 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 3 इंटू 1.84 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, हम क्यूब कर देंगे। क्यूब का एक्सप्रेशन कहाँ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्यूब का एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है, क्यूब का एक्सप्रेशन ये है, तो क्यूब कर दिया। इक्वल टू कितना आ जाएगा 224.29 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्सलेशन भी निकालना है। तो एक्सलेशन का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सलेशन का एक्सप्रेशन है हमारा 8 - 18t। तो हम एक्सलेशन एट t = 1 पॉइंट कितना 84 पे निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्सलेशन कहाँ गया, 8 - 18 इंटू 1.84। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 18 इंटू 1.84। ये एक्चुअली रिटार्डेशन आएगा कितना -25.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, और बाकी 3 ये आंसर आ गए, ये और ये। तो ये जो है ये हो गए, ये हो गए, ये 3 आंसर और जो है 2 आंसर ये आ गए। इससे जो है ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो 6 का बी पार्ट का जो है ये सोल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक का। और ऐसा ही क्वेश्चन में से मैंने लेक्चर नंबर 80 में भी लगाया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। 6 का सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, 3 पार्ट दिया है इस पे, ये 5 नंबर का है टोटल। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। तो कुछ नहीं है इसमें मैंने आपको जो है हमारा जो प्लेलिस्ट में है, तो 6 का जो सी पार्ट है, पहला पार्ट जो है क्या है, डीएलएम्बर्ट्स। तो डीएलएम्बर्ट्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 84 हमारा प्लेलिस्ट देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वहां पे हमने अच्छे से लिखाया है, वहां से आप लिख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है इंपल्स मोमेंटम वाले में, ये भी लेक्चर नंबर 86 में हमने कराया है, वो आप देख सकते हैं। गुप्ता क्लासेस 2238 गुप्ता क्लासेस 2238 लेक्चर नंबर क्या 84 और लेक्चर नंबर 86, ये दोनों पार्ट कराए गए हैं। और थर्ड जो पार्ट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये भी लेक्चर नंबर 71 एंड 72 इसमें कंप्लीट कराए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो जो है यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। ये पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया, और सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये सारा जो है पेपर आपको जो है 55+ ला सकता है, आसानी से आप ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप मेहनती हैं, ठीक है, तो आप आसानी से ला सकते हैं। आप बिल्कुल मेहनती नहीं है तो भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे हैं उसी में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जैसे ये 2 पार्ट थ्योरी हैं तो 12 नंबर ऐसे ही मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से किया है। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, 12 5 17 नंबर, ये 5 नंबर का 17 5 22 नंबर, 22 और ये दोनों 10 नंबर। ठीक है, 22 10 5 5 10 नंबर के हैं, 22 10 कितना होगा 32 नंबर। 32 नंबर के बाद जो है आपको जो है 32 नंबर के बाद ये देखिए ध्यान से, इसमें से आप कोई तो कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं तो ये कर लीजिए 37 नंबर ये हो गया 37 मार्क्स। और ये सब देखिए इसमें से आप 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो 42 मार्क्स आप ऐसे ही ला सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल साउंड नहीं है, न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है, कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम है, आपने शुरुआत में बहुत मेहनत नहीं की है पढ़ने में, तो भी आप यहाँ पे 45 नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर अच्छे से जो है आपने केवल थ्योरी ही पढ़ रखा है तो। और अगर आपने न्यूमेरिकल भी आपने अच्छे से कर लिए तो दोनों मिक्स आप करेंगे और जो है आप 55 + 58 59 57 तक
ला सकते हैं और बच्चे लाएंगे, कुछ बच्चों का जो है आएगा इतना नंबर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने सारा बेटा क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों सबको करा दिया है। ठीक है, तो ये पेपर कौन सा था एक बार मैं बता देता हूँ, NME 4101, जो कि 8 सेमेस्टर में दिसंबर में जो पेपर हो रहा है उसमें जो है आया था 2023-24 दिसंबर में, 23 दिसंबर चल रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है। ठीक है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बच्चों को फायदा दे सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों ने अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतने मार्क्स पे के हम कर लिए हैं, तो वो अपना जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने इतने मार्क्स का क्वेश्चन किया है। थैंक यू वेरी मच।